ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आपका आज का लेक्चर है आपका टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के ऊपर। ओके गर्ल्स, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ये सुन लें, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ के। ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा अरिथमेटिक मीन या एवरेज की टाइप है जिसमें हमारे पास डाटा जो होता है इंक्रीमेंट फॉर्म में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देख लें। ये है ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक फॉर्मूला, आप लोगों को शो हो रहा होगा। ज्योमेट्रिक मीन जी ऑफ अ सेट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज x1 x2 so on xn इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं x1 x2 so on xn, उन वैल्यूज का हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, देन उसका पॉजिटिव nth रूट लेते हैं। वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है। ज्योमेट्रिक मीन को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक होता है कि हम तमाम वैल्यूज का प्रोडक्ट करके उसका nth रूट ले लें, लेकिन अगर वो ऐसे नहीं पॉसिबल होता तो हम लोग क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज के लॉग लेते हैं, उनको ऐड करके उनके n के nth नंबर के ऊपर डिवाइड कर देते हैं और उनका एंटी लॉग ले लेते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन निकल आता है। ये दोनों तरीकों से हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला आपका ग्रुप डेटा के लिए वो क्या है कि जहां पर आपका log ऑफ एक्स आई है वहां पर आप लोग समेशन f log ऑफ एक्स आई करेंगे और डिवाइड बाय n करके उसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। चलिए अब आप लोग ऐसा करें, अपने हाथ में पेन रखें, रजिस्टर रखें। हम लोग अन ग्रुप डाटा के साथ भी और ग्रुप डाटा के साथ भी ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है एग्जांपल नंबर 3.7, दैट इज शोइंग फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज गिवन वैल्यूज, द ज्योमेट्रिक मीन जी इज कैलकुलेटेड एज। आपने क्या करना है, आपके पास डेटा गिवन है 45, 32, 37, 46, 39। इन तमाम वैल्यूज का आपने कैलकुलेटर पर प्रोडक्ट करना है। ये देखें, यानी 45 को मल्टीप्लाई करना है 32 से, 32 को मल्टीप्लाई करना है 37 से, एंड सो ऑन 36 तक। तमाम वैल्यूज का प्रोडक्ट करके आप लोगों ने क्या करना है, पावर लेनी है 1/9। ठीक है, उस पावर को लेके आप लोगों ने आंसर निकालना है। पहले मेथड से आप लोग सॉल्व करें, देन दूसरे मेथड से भी हम लोग आंसर निकालते हैं। जल्दी से अपने कैलकुलेटर्स पकड़े और उस पर आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है वैल्यूज का। कौन निकाल रहा है प्रोडक्ट? अगर आप लोग नहीं इस टाइम करना चाह रहे हो काम, तो मैं बस आपको बता देती हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है। ये देखें, तमाम वैल्यूज को आपने प्रोडक्ट निकालना है और उसकी पावर में 1/9 लिखना है, तो आपके पास क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। दूसरे मेथड में क्या करना है, तमाम वैल्यूज का लॉग लेना है नेक्स्ट कॉलम में, यानी 45 का लॉग लेंगे, 32 का लॉग लेंगे, 37 का लॉग लेंगे। लॉग लेके उनको ऐड करेंगे और टोटल नंबर पे डिवाइड करेंगे, देन एंटी लॉग ले लेंगे लास्ट स्टेप में जाकर, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो मैं नेक्स्ट ग्रुप डेटा की तरफ मैम जाऊं। जिस भी मेथड से हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर सेम आएगा। यस, जिस भी मेथड से करेंगे आपका आंसर सेम होगा। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लॉग वाले मेथड से करना है। जब आपके पास वैल्यूज 5 से अबव हो जाएंगे ना, तो आप लॉग वाला मेथड ही यूज करना होगा, क्योंकि 5 से अबव प्रोडक्ट जो है कैलकुलेटर में बहुत ज्यादा होता है और उसकी पावर लेना थोड़ा कम्बरसम काम है, तो इससे बेटर है कि आप लोग लॉग वाले काम की तरफ चले जाएं। चलें जी, अब ओके। हमारे पास है ग्रुप डाटा, स्क्रीन पे शो हो रहा है एग्जांपल नंबर 3.8। ग्रुप डाटा में क्या है, आपके पास डाटा गिवन है, गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। आपने इसके लिए ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। वेट्स आपके पास क्या है, 65 से लेके 84, यानी आपको क्लास इंटरवल्स दे दी गई हैं, 85 से लेके 104 एंड सो ऑन, 185 से लेके 204। उसके सामने कॉरेस्पॉन्डिंगली उनकी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो आप एक थर्ड कॉलम बनाएंगे जिसको एक्स का कॉलम कहते हैं। यहाँ पर ये सेकंड कॉलम बनाया गया है, ये देखें। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, दिस वन
इसमें आपके पास क्या है, एक्स आई का कॉलम दिया गया है। इस एक्स आई के कॉलम का मतलब क्या है कि आपने इन क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट निकालने होंगे। 65 को 84 में ऐड करो, 2 पे डिवाइड कर दो, 74.5 आ जाएगा। देन 85 को 104 में ऐड करो, 2 पे डिवाइड कर दो, 94.5 आ जाएगा, एंड सो ऑन एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। देन हमारा नेक्स्ट काम क्या, चूंकि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना है, तो इन तमाम एक्स वैल्यूज का लॉग ले लेंगे हम लोग। लॉग लेके नेक्स्ट कॉलम में 74.5 का लॉग लेंगे तो आंसर आएगा 1.8722। 94.5 का लॉग लेंगे तो 1.9754। लॉग लेकर लॉग ऑफ एक्स आई के कॉलम को फ्रीक्वेंसी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट कॉलम में। उसके बाद लास्ट पे उसका क्या ले लेंगे, हम लोग सम ले लेंगे। सम लेने के बाद उसको समेशन एफ पे डिवाइड कर देंगे और उसका एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेने का तरीका क्या होता है, शिफ्ट का बटन दबाएं और लॉग के बटन को दबाएं तो एंटी लॉग का जो ऑप्शन है वो अपीयर हो जाता है आपके कैलकुलेटर्स पर। एंटी लॉग लेके आपके पास आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके जी। नेक्स्ट आपका हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, बेसिकली रेट्स एंड रेशियोज के लिए हम लोग हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। हार्मोनिक मीन एज ऑफ अ सेट ऑफ n values x1 x2 so on xn is defined as a reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the values। यानी हम पहले क्या करते हैं, पहला काम होता है कि जो हमारे पास x वैल्यूज दी जाती हैं उनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी उनको 1 पे डिवाइड कर देते हैं। 1 पे डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आता है उसका सम लेके हम लोग क्या करते हैं, n को उस सम पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाता है। हार्मोनिक मीन की थोड़ी सी नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है। The harmonic mean is an appropriate type to be used in averaging certain kinds of ratios or rates of change. To illustrate this formula, let us take an example. Suppose a car is running at the rate of 15 किलोमीटर पर आवर। यानी एक कार जो है 15 किलोमीटर आवर से जो है वो रन करी है या ड्राइविंग करी है ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 किलोमीटर। पहले 30 किलोमीटर में उसने जो आपका डिस्टेंस तय किया 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किया और 30 किलोमीटर सेकंड में। एट द 25 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द थर्ड 30 किलोमीटर, सो ऑन। In this so the distance is constant but the times are variable, therefore the harmonic mean is the correct average in this case। the harmonic mean is, यानी इसमें क्या बताया गया कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस था लेकिन 20 किलोमीटर पर आवर पहली दफा चेंज हुआ, दूसरी दफा में 25 किलोमीटर पर आवर में उसने अपना डिस्टेंस कवर किया एंड सो ऑन। तो आप लोगों को जब ये पर आवर के हिसाब से बताया गया है, डिस्टेंस आपका किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बताया गया है, यानी कोई रेट बताया गया है, तो वहां पर हम लोग हार्मोनिक मीन ऐसे डाटा के लिए यूज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला हमारा डिस्टेंस 15 किलोमीटर पर आवर था, सेकंड 20 किलोमीटर पर आवर था, थर्ड आपका 25 किलोमीटर पर आवर था। तीनों के रेसिप्रोकल लेके उनका सम कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके जो 3 नंबर है तो 3 को इनके रेसिप्रोकल्स पे डिवाइड कर देंगे, के सम पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब देखिए आपके पास लास्ट में एक इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। व्हेन रेट्स आर एक्सप्रेस एज एक्स पर वाई एंड एक्स इज कांस्टेंट। जब हमारे पास कुछ ऐसे रेट आते हैं डाटा के फॉर्म में जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स पर वाई दिया जाता है, जैसे 25 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। तो इस तरह का डाटा जब होता है हमारे पास तो डिस्टेंस हमारा सेम रहता है, यानी एक्स कांस्टेंट रहे लेकिन वाई चेंज होता रहे, यानी रेट हमारा चेंज होता रहे। द हार्मोनिक मीन इज रिक्वायर्ड, तो वहां पर हमारे पास हार्मोनिक मीन रिक्वायर्ड होता है। बट व्हेन y इज कांस्टेंट, जब y कांस्टेंट हो जाए तो फिर अरिथमेटिक मीन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये ग्रुप डाटा के लिए आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस आपकी 1/xi जहाँ पे सम लेते हैं उसके साथ पहले फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हार्मोनिक मीन के लिए। एग्जाम्पल नंबर 3.9 है, फाइंड द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स। आपके पास कुछ क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है और कहा है हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए तो फॉर्मूले में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखें कि हम लोगों ने 1/xi निकालना है, यानी पहले हमें x की रिक्वायरमेंट है, एक कॉलम हम लोगों ने x का बनाना होगा। इन तमाम क्लास इंटरवल के सामने नेक्स्ट कॉलम हमने मिड पॉइंट्स का निकालना है, यानी इन xi का कॉलम निकालना है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है।
यानी अब सिंपल एफ एक्स नहीं करना आप लोगों ने, एफ इंटू 1/xi करना है। पहले एक और कॉलम बनाओगे जिसमें 1/xi करोगे, इन तमाम xi वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लोगे, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका सम लोगे और उसके फ्रीक्वेंसी के सम को उस सम पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3.10 है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल डेथ रेट्स। अब आपने इस डेटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है और हार्मोनिक मीन भी निकालना है। तो कौन बताएगा ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए ऐसे डेटा में पहला स्टेप क्या होगा? मैम मिड पॉइंट निकालेंगे। यस गुड, पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, लेकिन सबसे मेन काम होता है मिड पॉइंट निकालने के बाद जब ज्योमेट्रिक मीन निकाले होते हैं हमने उन मिड पॉइंट का लॉग लेना होता है। लेकिन जब हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो पहला स्टेप होगा हमने उन मिड पॉइंट का रेसिप्रोकल लेना होगा। ठीक है, बस यही दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर रेसिप्रोकल लेंगे, यहाँ पर लॉग लेंगे। यहाँ पे लॉग को एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल्स को एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का सम लेने के बाद जो आपके पास सम आएगा लॉग का उसको डिवाइड कर देंगे 88 यानी सिमेशन एफ के ऊपर और एंटी लॉग ले लेंगे। जबकि यहाँ पर जो आपके पास रेसिप्रोकल आए हैं उनका सम लेने के बाद उसको जो आपका फ्रीक्वेंसी का सम होगा उसको डिवाइड कर देंगे 10.501 पे। ये देखें 88 को हमने यानी रेसिप्रोकल उसका भी कर देना। ठीक है, समझ आ गई ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। यस मैम। ओके गुड, नेक्स्ट आप लोगों ने मीडियन तो कर लिया था। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं, मॉड भी आपने कर लिया था, क्वांटाइल्स की तरफ चलते हैं। क्वांटाइल्स क्या होते हैं? when the number of observation is quite large, जब हमारे पास number of observation बहुत ज़्यादा large होते हैं, the principle according to a distribution of or an ordered data set is divided into two equal parts may be extended to any number of divisions। यानी अगर हम चाहते हैं हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज है तो हम लोग क्या करते हैं अपने डाटा को टू पार्ट्स में डिवाइड करके मीडियन निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग चाहें तो मीडियन की जगह पर टू पार्ट्स में डिवाइड करने की जगह हम 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 100 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। The three values which divide the distribution into 4 equal parts are called the quartiles। जब हम अपने डाटा को 4 equal parts में डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्वार्टाइल कहलाएगा। These values are denoted by Q1, Q2 and Q3 respectively। Q1 is called the first or lower quartile and is known and Q3 is known as the third or upper quartile। In other words, the quartiles Q1, Q2 and Q3 are all the values known lie below which is respectively the lowest 25%, 50 and 75%। अच्छा ये क्या है मैं आप लोगों को वैसे ही बता देती हूँ, बोर्ड शेयर करके इसमें क्या बताया गया है पढ़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये देखें आप लोगों के पास ये एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन को आप लोग अपना डेटा समझे, राइट। अब आपके पास क्या है, एक वैल्यू आपकी होगी Q1 की, यानी अब हमने अपने डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। दूसरी वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पर देखिए ये आपका डेटा है जिसको मैंने एक लाइन से शो किया है। अब हम क्या कर रहे हैं अपने डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक Q1 वैल्यू थी जिसने फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया, Q2 वैल्यू थी जिसने सेकंड पार्ट में डिवाइड किया, Q3 आपका थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो ये आपके पास क्या शो कर रहा है, ये बेसिकली आपके डाटा के 4 पार्ट्स शो कर रहा है।
अब Q1 जो है डाटा 0 से लेके Q1 तक जो डाटा होता है वो बेसिकली आपके पास होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 25% डाटा। ठीक है, Q2 आपके डाटा को डिवाइड करता है 50% डाटा पे। समझ आ रही है इस बात की? Q3 डाटा आपका शो करता है 75% डिवीजन ऑफ द डाटा। ये देखो, और अगर Q4 होगा तो वो क्या शो करेगा? 100% डिवीजन। ठीक है, इस बात की समझ आई? क्वार्टाइल 1 जिसने आपके डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट क्वार्टाइल, उसका क्या है, वो 25% आपके डाटा को जो है वो करता है। और Q2 यानी ये आपके डाटा के 50% डाटा को शो करता है। Q3 आपके डाटा में 75% डाटा को शो करता है। इनके फॉर्मूलाज क्या होता है ये भी मैं बता देती हूँ। Q1 आपके पास इक्वल होता है जी n/4 के। Q2 आपके पास इक्वल होता है 2n/4 के। Q3 आपके पास इक्वल होता है 3n/4 के। ठीक है, यानी ये आपके पास आपकी डाटा की डिवीजन बता रहा है। 25% आपका डाटा कवर करेगा Q1, जिसको दूसरा नाम दिया गया है लोअर क्वार्टाइल का। ठीक है, Q2 जो होता है बेसिकली इसको हम लोग मीडियन भी कहते हैं। आप देखें तो ये मीडियन का फॉर्मूला बना रहा है n/2, यानी आपके डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो Q2 का दूसरा नाम मीडियन होता है। इसको कहते हैं जी थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल। ठीक है, ये आपके पास हो गया जब हम अपने डाटा को 2 पार्ट्स की जगह पे 4 पार्ट्स पे डिवाइड करके उसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। यानी अब 4 पार्ट्स पे डिवाइड कर लिया, अब हमारे लिए आसान हो गया। अब हम चाहते हैं अपने डाटा की 25% इन्फॉर्मेशन रिक्वायर हमें, तो हम Q1 निकालेंगे। अगर हमें अपने डाटा की 75% इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है तो हम Q3 निकाल लेंगे। ठीक है, ये अगर हम अपने डाटा की 50% इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो हम लोग Q2 निकाल सकते हैं। ठीक है, इस बात की समझ आ गई आपको? अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर हम अपने डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसको कहा जाता है डीसाइल्स। ठीक है, जब अपने डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्वार्टाइल्स उसको कहेंगे। जब अपने डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसको डीसाइल करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास जो हमारे डीसाइल्स आएंगे वो कितने आएंगे? जब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था तो Q1, Q2 एंड Q3 हमने निकाला था अपने डाटा के लिए। अब यहाँ पे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसका मतलब 9 डी साइल्स हमें रिक्वायर है। तो अब हमने यहाँ पे अपने डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, D3 हमारे पास हो गया 3n/10 एंड D5 हो गया हमारे पास 5n/10, सो ऑन। लास्ट पे हम लिख सकते हैं D9 is equals to 9n/10। ठीक है, समझा के इस बात की? जब हम अपने डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसको हम डी साइल्स कहेंगे। ठीक है, और इसके ये फॉर्मूलाज होंगे हमारे पास। अब आपको एक और चीज बताती चलूं, जो सेकेंड क्वार्टाइल था यानी Q2, जिसको मैं आपको बैक पेज पे बताती हूँ जाकर। Q2 हमारे पास मीडियन के इक्वल था। ठीक है, इसी तरह से जब हम देखते हैं D5, 5 2 10 n/2, तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? मीडियन के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितनी परसेंटेज हर आपका डिसाइल कवर कर रहा है। D1 निकालेंगे तो ये 10% डाटा को बताएगा हमें। ठीक है, जब हम D2 निकालेंगे तो ये हमें कितनी इंफॉर्मेशन देगा क्लास? 20% डाटा की इंफॉर्मेशन देगा। अगर हम लोग D3 निकालेंगे तो ये हमें 30% डाटा की इंफॉर्मेशन कवर करेगा।
इसी तरह से अगर हम मीडियन यानी D5 निकालेंगे तो ये 50% डाटा की इंफॉर्मेशन हमें देगा, और अगर हम D9 निकालेंगे तो ये 90% डाटा की इंफॉर्मेशन कवर करेगा। ठीक है, सेम लाइक जब हमने क्वार्टाइल्स निकाले थे तो चूंकि डाटा 4 पार्ट्स में डिवाइड था, तो पहले पार्ट को हमने 25% का यानी Q1 जो है वो 25% डाटा को कवर कर रहा है, Q2 जो है वो 50% डाटा को कवर कर रहा है, Q3 आपके पास 75% डाटा को कवर कर रहा है। इसी तरह से जब डी साइल्स पे आते हैं तो फर्स्ट डी साइल 10% डाटा दे रहा है, सेकेंड डी साइल 20%, थर्ड डी साइल 30%, सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास हो गया डी साइज। जब हम अपने डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्लास, तो उसको कहा जाता है परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स क्या होते हैं? जब हम अपने डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया n/100, जब P2 करेंगे तो ये आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन कवर करेगा? 2n/100, क्योंकि हम 100 पार्ट्स में अपने डाटा को डिवाइड कर रहे हैं। P3 हमारे पास कितना हो जाएगा? 3n/100। P4 हमारे पास क्या होगा? 4n/100 एंड सो ऑन। ये जाएगा आपके पास P99 इज इक्वल्स टू 99n/100। ठीक है, आप लोगों ने सारे कंप्यूट तो नहीं करने होते, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कितने परसेंटाइल जो है वो कितनी इन्फॉर्मेशन डाटा की हमें कन्वे कर रहा है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि D5 कितने % इन्फॉर्मेशन आपके डाटा की देता है, तो आपको पता होना चाहिए ये 50% देता है। D3 का पूछूं तो आपको पता होना चाहिए 30% अपने डाटा की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब आप लोग मुझे बताओगे P1 आपके डाटा की कितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है? 100। सिर्फ 1% दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने अब 100 पार्ट में डिवाइड किया, अपने डाटा को 10 पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया। ये अब 1% दे रहा है। सेकेंड परसेंटाइल 2% इंफॉर्मेशन देगा। इसी तरह थर्ड परसेंटाइल 3% इंफॉर्मेशन आपके डाटा की दे रहा है। अगर हम 99 परसेंटाइल की बात करेंगे तो ये 99% इंफॉर्मेशन देगा। तो इसका मतलब अगर मैं P50 निकालती हूँ तो वो आपके डाटा का 50% इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, और किसके इक्वल होता है? मीडियन के इक्वल, क्योंकि 50% मीडियन इंफॉर्मेशन देता है। सो इसका मतलब P50, D5 एंड Q2 एंड मीडियन आर इक्वल। हम लिख सकते हैं इसको कि मीडियन इज इक्वल्स टू सेकेंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डिसाइल, 50th परसेंटाइल। समझ आ गई इस बात की? और ये सब हमें डाटा की 50% इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 25% आपके डाटा में परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल को बताएं, तो आप लोग क्या बताएंगे? अब आपने अपने डाटा की 25% इंफॉर्मेशन बतानी है। तो आपको पता है क्वार्टाइल 1 जो है वो 25% इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और अगर हम देखें D2 में, तो D2 और D3 के दरमियान में 25% इंफॉर्मेशन लाई करती है। ठीक है, तो वो कहीं D2 और D3 के दरमियान में होगी। फिर उसके बाद अगर हम परसेंटाइल की तरफ जाते हैं, तो परसेंटाइल में P25 हमें आपकी डाटा की 25% इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ एक और टॉपिक जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके जी, फर्स्ट आपकी बुक की तरफ में आ जाऊँ। ये देखिए, क्वांटाइल्स हमने कर लिए, जिसमें परसेंटाइल्स, डिसाइल्स की आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, इसके फॉर्मूलाज भी मैंने आपको बता दिए। आप लोगों ने बस इसको प्रैक्टिस कर लेना एक दफ़ा। ठीक है, ये देखें आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है।
उसको देख के आपने प्रैक्टिस कर लेना। बाकी क्यूरीज आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे के साथ कंपेयर करके भी डिस्कस कर लिया करें, मुझसे भी पूछ लिया करें। ओके जी, मॉड आपका हो चुका है। एम्पेरिकल रिलेशन भी मैंने बता दिया था। अच्छा, वही डायग्राम जो मैं आपको बताने जा रही थी, ये आपके पास बेसिकली एक डायग्राम होती है। ये आपके डाटा की कर्व को शो करती है, यानी आपके डाटा की शेप क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं ग्राफ में भी। तो जब हम अपने डाटा की वैल्यूज को ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो कोई ना कोई कर्व या कोई शेप बनती है। तो उस कर्व और शेप को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या तो सिमेट्रिकल हो सकती है या असिमेट्रिकल हो सकती है या स्क्यूड हो सकती है। सिमेट्रिकल कब होगी? जब आपके पास मीन, मीडियन और मॉड की वैल्यू एक हो जाएगी तो सिमेट्रिकल होगी। जब आपके पास मीन, मीडियन और मॉड की वैल्यू एक नहीं होगी, वेरी करेगी, तो वो आपके पास क्या होगी? स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इंपीरिकल रिलेशन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ठीक है, जब आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड होगी तो इसका मतलब ये डायग्राम राइट साइड पे स्क्यू कर जाएगी, यानी ये टेल ज्यादा एक्सटेंड राइट साइड पे कर जाएगी। जब आपके पास नेगेटिवली स्क्यूड होगी तो इसका मतलब ये जो लेफ्ट साइड वाली टेल है ये ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगी एज कम्पेयर टू राइट टेल। और जब आपके पास सिमेट्रिकल होगी तो राइट और लेफ्ट दोनों टेल इक्वल होंगी और मीन, मीडियन, मॉड की वैल्यूज भी इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास कंपैरिजन है सिमेट्रिकल का और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस का। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ये आपने थर्ड चैप्टर आज कवर कर लिया है। इसको आप लोगों ने इसके तमाम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेना, बल्कि आज आप लोग शुरू करें प्रैक्टिस अपने ग्रुप पे। कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो ग्रुप में पूछें। ठीक है, इसी तरह से आपके सिलेबस जो है वो कवर होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है मैं आपको दिखा दूं, वो है आपके पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? बेसिकली डिस्पर्शन से पता चल रहा है कि हम कुछ डिस्पर्स निकालने जा रहे हैं, कुछ स्प्रेड निकालने जा रहे हैं। तो डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्प्रेडनेस। आपके डाटा की स्प्रेडनेस क्या है, यानी फैलाव क्या है आपके डाटा का। ठीक है, स्प्रेडनेस आपके डाटा की क्या है, फैलाव आपके डाटा का क्या है, उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या स्प्रेडनेस। इसको निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास डाटा है 3 3 3 3 3, ठीक है, और एक सेकंड टाइप का आपका डाटा है, वो आपके पास क्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब आपके पास अगर हम दोनों का मीन निकालते हैं, जब हम 3 का फर्स्ट डाटा का आप मीन निकालेंगे तो वो आपके पास x बार 1 उसको कह लें, तो वो आपके पास इक्वल होगा 3 के। निकाल कर चाहे आप लोग देख लें। ठीक है, जब हम सेकंड डाटा का मीन निकालने जाएंगे तो उसको मैं x बार 2 कह रही हूँ, वो भी आपके पास 3 के इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, x बार 1 का भी और x बार 2 का भी आंसर 3 के इक्वल होगा। अब दोनों डाटा सेट के मीन तो इक्वल आ गए, लेकिन हम लोग जब दोनों डाटा सेट को कंपेयर करेंगे तो हम क्या इंफॉर्मेशन दे सकेंगे कि डाटा 1 में क्या डिफरेंस है, डाटा 2 में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों की एवरेजेस तो सेम आ रही हैं। तो हमें अपने डाटा को डिस्क्राइब भी करना, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं, डाटा की स्प्रेडनेस की तरफ आ जाते हैं, डाटा की स्प्रेड चेक करते हैं। स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि मीन से बाकी वैल्यूज का कितना डिस्टेंस है। ठीक है, इस मीन वैल्यू से बाकी तमाम वैल्यूज का डिस्टेंस कितना है, स्प्रेड कितना है, या कितने डिस्टेंस पे हर वैल्यू के मीन से लाई करती है। अब अगर हम देखेंगे हमारे पास मीन है 3, तो बाकी तमाम वैल्यूज भी आपके पास 3 ही है। इसका मतलब यहाँ पर स्प्रेड जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, 0 के इक्वल है। जबकि दूसरे डाटा सेट में आपका अगर हम स्प्रेड निकालने जाएंगे तो आप लोग देख रहे हो कि अगर हम लोग 3 माइनस 1 करते हैं तो वो इक्वल 2 के आता है, 3 माइनस 2 करते हैं तो 1 के इक्वल आता है, 3 माइनस 4 करते हैं तो वो 1 के इक्वल आता है, 5 माइनस 3 करते हैं तो 2 के इक्वल आता है। यानी यहाँ पर दो तरह के स्प्रेड हैं आपके वैल्यूज में, एक जो है 1 भी है और 2 भी है। ठीक है, तो जब हम स्प्रेडनेस चेक करने जाते हैं, डिस्पर्शन अपने डाटा की चेक करने जाते हैं, तो वो बेसिकली इसको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहा जाता है। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, उसको हम कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन।
सबसे पहले हम निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, यानी अगर हमने खाली स्प्रेड चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेते हैं, यानी थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल को अगर स्प्रेड करके 2 पे डिवाइड कर दे तो उसको क्वार्टाइल डेविएशन कहा जाता है। सेकंड हमारे पास क्या है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, इसको हम बेसिकली एब्सोल्यूट डेविएशन भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी होती हैं। ठीक है, हम लोगों ने सिमेशन, इसका तो कोई फायदा नहीं है लिखने का। ड्राइंग ही नहीं सही हो रही, खराब हो गई है ड्राइंग भी। चलें, मैं आपको वैसे ही टेक्स्ट से लिख के बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, फिर मैं बुक में आपको फॉर्मूला बता दूंगी। अच्छा जी, मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन में चूंकि मैंने एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है तो इसलिए मैं चाह रही थी कोई एब्सोल्यूट की एक लाइन ड्रॉ हो जाए, तो एब्सोल्यूट की लाइन ड्रॉ नहीं ना हो रही। पहले हम लोग लेंगे एब्सोल्यूट इस तरह से, ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, लाइक दिस। और इसके मिड में हम लोगों ने लिखना होता है x माइनस एक्स बार, ठीक है, दिस वन। और बाहर हम लोग करते हैं इसका सम, एस एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड कर देते हैं इसको n से, तो ये हमारे पास मीन डेविएशन होता है। अब हमारे पास x माइनस एक्स बार का मतलब क्या है, यानी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी ये वाली 1 2 3 4 5। अगर मैं डिफरेंस लेती हूँ यानी x माइनस एक्स बार करती हूँ, मीन से हर वैल्यू का डिफरेंस लेती हूँ, 1 माइनस 2 करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, -1। फिर उसके बाद 2 माइनस मीन से लेना है तो आएगा -2। जब हम 2 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1। जब 3 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। फिर अगर हम लोग 4 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आएगा 1। जब हम लोग 5 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आएगा 2। ठीक है, अब आप देख रहे हो कुछ डिफरेंस जो है आपके पास माइनस में आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस एब्सोल्यूट का पर्पज ये है कि जो माइनस में वैल्यूज होती हैं उन सबको हम पॉजिटिव कर देते हैं, देन इनको ऐड कर लेते हैं। यानी अब हम नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, जितनी आपकी नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको हम पॉजिटिव कर देंगे, इस एब्सोल्यूट का मतलब ये है। ठीक है, अब -1 है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 1। और अगर ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा, 1 है तो ये 1 रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये 2 है तो इसको भी 2 ही रखेंगे। अच्छा, ये नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव करने का मतलब क्या है, चूंकि आपने स्प्रेड निकालना है तो हम लोग देख रहे हैं -1 -2, ये जब ऐड हो जाएगी 1 + 1 और +2 से तो आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम कोई भी स्प्रेडनेस अपनी चेक नहीं कर सकेंगे अपने डाटा के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देते हैं। इसलिए ये आपके पास एब्सोल्यूट की टर्म यूज होती है कि नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाए, देन हम इसका सम ले लें। अब अगर हम इसका सम लेते हैं 2 2 4 1 5 एंड 6, तो सम आपके पास आ जाएगा 6 के इक्वल। अब हमने क्या करना है, इस एब्सोल्यूट सम को हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है न्यूमरेटर में,
और डिवाइड कर देना है n के साथ। तो कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, 5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन 1.2। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट जो डिस्पर्शन है या आपके डाटा का जो स्प्रेड है वो 1.2 के इक्वल है। ये तरीका है आपका मीन डेविएशन के जरिए स्प्रेडनेस चेक करने का। थर्ड आपका तरीका होता है क्वार्टाइल डेविएशन, मैंने आपको बता दिया है। थर्ड होता है रेंज निकालना। हम लोग क्या है, रेंज भी निकालते हैं। रेंज डेविएशन क्या होती है, बेसिकली आप लोग क्या करें, रेंज निकालना आप लोगों ने पहले ही सीखा हुआ है कि अपने डाटा की मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम में से सबट्रैक्ट कर दे तो वो आपके पास क्या निकालता है, आपके डाटा का स्प्रेडनेस। ठीक है, ये रेंज भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी थर्ड काइंड ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। फिर उसके बाद फोर्थ काइंड ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे आते हैं, वो हमारे पास होता है वेरिएंस। सबसे मेन और अहम आपके पास जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है वो वेरिएंस है। इसको एस स्क्वायर से भी शो किया जाता है। वेरिएंस हमारे पास क्या होता है, सम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड कर दें हम लोग n के ऊपर तो ये हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, सम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सम x माइनस एक्स बार का मॉड यानी एब्सोल्यूट। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी स्क्वायर्ड डेविएशन हम लोग ले लेंगे। तो ये बस डिफरेंस है आपका मीन डेविएशन में और वेरिएंस में। जहाँ पे हम लोग मॉड ले रहे हैं तमाम इन डिफरेंसेस का, इन आपके डेविएशंस का, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे तो ये आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस के अलावा एक और आपके पास लास्ट होता है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या होता है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको एस से शो किया जाता है। ठीक है, ये आपकी सारी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। एनी क्वेश्चन? अब हम लोग बुक से इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। रेंज देखें, एक्स एम माइनस एक्स नोट ही मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। रिलेटिव डिस्पर्शन अभी आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, रेंज कैसे निकालनी है, एग्जांपल नंबर 4.1 है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। आपने इसकी रेंज निकालनी है तो क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू देखनी जो कि 48 के इक्वल है। फिर आप लोगों ने मिनिमम वैल्यू देखनी है अपने डाटा में, वो आपके पास 32 के इक्वल है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास रेंज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, Q3 माइनस Q1 ओवर 2 के इक्वल है। क्या करेंगे, आपके पास जो डाटा गिवन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, Q1 निकालेंगे और Q3 निकालेंगे, दोनों को सेपरेट करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन भी आ जाएगा। देन मीन डेविएशन, ये भी मैंने आपको बता दिया, हम लोग समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार के मॉड डिवाइड बाय n करते हैं तो हमारे पास मीन डेविएशन आ जाता है। मीन डेविएशन को निकालने का अनग्रुप और ग्रुप के साथ भी फॉर्मूला क्या है, ये देखें, आपके पास ये डाटा गिवन है। आप लोगों ने क्या करना है, इस डाटा का शहर आप ऐसा करें, स्क्रीनशॉट ले लें आज के पार्टिसिपेंट का जो है। अच्छा, इस डाटा का आप लोगों ने क्या करना है, मीन डेविएशन निकालना है तो पहले आप लोगों ने इसका मीन निकालना है। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, तमाम वैल्यूज को ऐड करके टोटल पे डिवाइड कर दो, मीन आपके पास आ जाएगा। मीन की वैल्यू आपके पास आ रही है समेशन एक्स ओवर एन 40 के इक्वल। फिर आप लोगों ने नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, तमाम एक्स वैल्यूज को आप लोगों ने एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, यानी उसके मीन से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद थर्ड कॉलम में उसका मॉड लेना है या एब्सोल्यूट लेना है, यानी तमाम पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। फिर उसका सम ले लेना है। सम लेने के बाद उसके सम को सिमेशन एफ या टोटल नंबर पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगा। अच्छा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी होता है, फ्रॉम मीडियन भी होता है, तो ये आपको क्वेश्चन में बता दिया जाता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लेना है या मीडियन लेना है। मीडियन लेना होगा तो पहले आपको अपने डाटा का मीडियन निकालना होगा। मीडियन क्या होता है, आप अपने डाटा की तमाम वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें और इसकी मिड वैल्यू निकाल लें। फिर उसके बाद मीन की जगह पर मिड वैल्यू रख दें
और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको एब्सोल्यूट लेके सम लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम डिवाइड बाय एन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, देन है आपके पास वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस में मैंने आपको बता दिया, जहां पर हम लोग मीन डेविएशन में मॉड लेते हैं, वेरिएंस में हम लोग स्क्वायर बस करते हैं। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर डेविएशंस होती हैं, मीन डेविएशन में एब्सोल्यूट डेविएशंस होती हैं। ये मॉड की वजह से एब्सोल्यूट हो गया और ये स्क्वायर्ड हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, जहां पर हम लोग ये कॉलम बनाते हैं ना, कि पहले हम लोगों ने क्या किया, एक्स आई माइनस एक्स बार किया, फिर उसका मॉड लेके तमाम नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव करके साम लिया। तो हम वेरिएंस में क्या करेंगे, अब तमाम नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसका हम लोग स्क्वायर लेंगे। ये 1980 में वेरिएंस जो है वो सर आर ए फिशर ने प्रपोज किया था। तो ये बहुत अहम टर्म है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो मैब डिस्पर्शन यूज़ की जाती है वो वेरिएंस और उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके प्रूव आपको करने की जरूरत नहीं है। ये देखें, 4.5 एग्जाम्पल है जिसमें बताया गया है पॉपुलेशन n इज इक्वल टू 10 हैज द ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपके पास ये 10 ऑब्जर्वेशन है। इसका आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सबसे पहला काम क्या होता है कि आपने मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, इन तमाम एक्स वैल्यूज को ऐड करके n पे डिवाइड कर दो तो आपके पास मीन आ जाएगा, जो कि 17 के इक्वल आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इन तमाम एक्स वैल्यूज में से उसके मीन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 7 माइनस 17 करेंगे तो आंसर आएगा -10। 8 माइनस 17 करेंगे तो -9। 10 माइनस 17 करेंगे तो -7। ठीक है, उस तरह से तमाम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके मीन निकाल लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने अब एब्सोल्यूट नहीं लेना, अब हमने उसका स्क्वायर लेना है। नेक्स्ट कॉलम में तमाम डेविएशंस का स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद उसका सम लिया और उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पर लास्ट पे ये देखें, ये आपके पास 534 सम आया, उसको डिवाइड कर दिया 10 पे, तो आपके पास वेरिएंस आ गया 53.4। ठीक है, अब इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, तो 53.4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ गया 7.31। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी होता है, जो कि ये है समेशन एक्स आई स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स आई ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, यह इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला है। इस अल्टरनेटिव फॉर्मूले से भी आप वेरिएंस निकाल सकते हो। तो ये आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 4.6 ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल नंबर 4.7 भी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और चलिए आज के लिए आपका इतना सिलेबस काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो। नो मैम।